अगर मैं आपसे कहूं कि भारत अब अपने फाइटर जेट के लिए इंजन नहीं बल्कि स्टेल्थ ड्रोन के लिए मास प्रोडक्शन इंजन बनाने जा रहा है, वो भी एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन हो यही रहा है। और आज हम आपको जो बताने वाले हैं उसके बाद से आप दंग रह जाएंगे कि कैसे भारत का ये फैसला डिफेंस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं INA हिंदी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कावेरी डेरिवेट इंजन को लेकर आए एक बहुत बड़े फैसले की, जो अब घातक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का दिल बनने वाला है। बेसिकली ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है बल्कि उस स्ट्रेटजी, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन और फ्यूचर वॉरफेयर की है जिसकी तैयारी भारत ने शायद दशकों पहले ही कर ली थी। आइए जानते हैं। देखिए, भारत सालों से जेट इंजन टेक्नोलॉजी में स्ट्रगल कर रहा था, ये बात किसी से छिपी नहीं है। कावेरी प्रोजेक्ट भी पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया, लेकिन अब इंडिया ने एक स्मार्ट मूव खेला है। फाइटर जेट इंजन पर फोकस किया है पूरी तरीके से, और यहाँ पर फोकस इसलिए भी ये किया है क्योंकि हमको पता है कि चरणबद्ध तरीके से आगे चलेंगे तो हम सब कुछ कर पाएंगे। और यही कारण है कि अब गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट से एक बड़ी रिपोर्ट सामने निकल कर आई है। गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट ने गोदरेज को कहा है कि अब तुम इंजन बनाओ, और वो भी पूरी तरीके से असेंबल्ड फॉर्म में बनाओ। पहले क्या होता था? पहले होता ये था कि जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग आते थे और बाद में उनकी असेंबली गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से की जाती थी। लेकिन अब एक बड़ा बदलाव है। अब गोदरेज को पूरा जो इंजन है वो असेंबल करके देना पड़ेगा। मतलब इससे प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ेगी, स्केल बढ़ेगा, और जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी फास्ट होगी। और ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है बल्कि ये है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इंडिया धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज को सिखा रहा है कि कैसे जेट इंजन को बनाते हैं, और फ्यूचर में यही कंपनीज इंडिपेंडेंटली इंजन को बना सकेंगी। अब बात करते हैं इंजन की। देखिए, यहाँ पर हम जिस इंजन की बात कर रहे हैं वो है ड्राई कावेरी इंजन, यानी इसमें हमें आफ्टर बर्नर देखने को नहीं मिलेगा। ये हमें 49 किलोटन का थ्रस्ट प्रदान करेगा, जिसका मतलब ये है कि कम फ्यूल खर्च होगा, ज्यादा रेंज मिलेगी, और लॉन्ग ड्यूरेशन के जो मिशन है वो एग्जीक्यूट किए जा सकेंगे। और एक स्टेल्थ ड्रोन के लिए ये एक बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है। अब घातक यूकैप की जहां तक बात रही, तो ये इंजन बनाया ही जा रहा है घातक यूकैप के लिए, जो कि एक ऑटोनोमस ड्रोन होने वाला है जहां स्टेल्थ कैपेबिलिटी होगी। डीप स्ट्राइक मिशन एग्जीक्यूट करने के लिए इसको बनाया जा रहा है, और भारत इस प्रकार के तकरीबन 60 ड्रोन को खरीदने वाला है। यानी डिमांड काफी मैसिव है, और इसी वजह से जो प्रोडक्शन है उसको तेज किया जा रहा है। अब इंजन अभी टेस्टिंग फेज में है, जहां पर 150 घंटे का एंड्योरेंस टेस्ट और जो हाई एल्टीट्यूड ट्रायल है ये रूस में चल रहे हैं। और भविष्य में भारत में जो ट्विन इंजन टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके, डिजिटल ट्विन इंजन टेक्नोलॉजी को यूज करके इंजन को वैलिडेट किया जाएगा, और इंजन का पहले वर्चुअल मॉडल टेस्ट किया जाएगा, और उसके बाद इंडिया में जो फैसिलिटीज विकसित हो रही हैं वहां पर इंजन का जो एक्चुअल मॉडल है उसको टेस्ट किया जाएगा। हालांकि बात करें भारत की, तो भारत इस समय क्लियर हो चुका है कि 2026 के खत्म होने से पहले हमें कावेरी इंजन का सर्टिफिकेशन पूरा कर लेना है, और उसके बाद इनको जो प्रोडक्शन क्लियरेंस है वो दिला देनी है। यानी ये सिर्फ इंजन नहीं है, यह है भारत का एक बड़ा कदम जो कि आत्मनिर्भरता के लिए भी महत्वपूर्ण है, प्राइवेट सेक्टर एम्पावरमेंट के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, और फ्यूचर वॉरफेयर की तैयारी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये तो महत्वपूर्ण है ही। और अगर ये प्रोजेक्ट सफल हुआ तो इंडिया भी उन देशों में शुमार हो जाएगा जिनके पास एडवांस जेट इंजन प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है। यानी स्पष्ट है कि ये आने वाले भविष्य में सिर्फ घातक यूकैप को पावर नहीं करेगा, बल्कि हमारे जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हैं इनके लिए भी इसका जो एक इम्प्रूव्ड वेरिएंट आप कह सकते हैं, जिसको हम कावेरी 2.0 के नाम से जानेंगे, ये उसकी आधारशिला भी रखेगा। तो अच्छी बात यह है कि अब GTRE सब कुछ अपने कंधों पर नहीं रखे हैं, बल्कि वो इसमें गोदरेज जैसी कंपनियों को भी इन्वॉल्व कर रही है कि लो, तुम भी काम संभालो, तुम भी प्रोडक्शन करो, टेस्टिंग और वैलिडेशन की जिम्मेदारी हम अपने कंधे पर ले रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी खबर पर। भारत की सीमाओं पर ताकत लगातार भारत बढ़ा रहा है, और इस बार जो हथियार चर्चा का विषय बना है वो है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। भारतीय सेना ने एक और नया पिनाका रेजिमेंट तैनात कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार पिनाका इतना खतरनाक क्यों है, और क्या यह भारत की आर्टिलरी गेम को पूरी तरीके से बदल देगा? आइए इसी पर बात करते हैं। देखिए, हाल ही में भारतीय सेना ने पिनाका का एक नया रेजिमेंट ऑपरेशनल कर दिया है, और अब कुल मिलाकर 7 रेजिमेंट सक्रिय हो चुके हैं। ये सभी यूनिट तैयार हैं भारत पाकिस्तान सीमा पर और चीन से सटी जो LAC हैं यहाँ पर। यानी साफ है कि भारत अपने सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज पर फायर पावर को बहुत तेजी के साथ बढ़ा रहा है। और यही नहीं, 8वां रेजिमेंट भी तैयार हो रहा है जो कि इसी वर्ष भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा।
पिनाका बेसिकली एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे भारत ने ही विकसित किया है। इसे बनाया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने और इसकी खासियत ये है कि ये एक लॉन्चर है और इसमें 12 रॉकेट होते हैं और सभी रॉकेट 12 के 12 सिर्फ 44 सेकंड में फायर हो सकते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कुछ ही सेकंड में ये पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम एक पूरे के पूरे इलाके को तबाह कर सकता है और इसे खास तौर पर बनाया ही गया है दुश्मन के ठिकानों पर अचानक हमला करने के लिए और बड़े इलाके को एक साथ कवर करने के लिए। अब आइए बात करते हैं इसकी रेंज के बारे में। पिनाका की पहले जो रेंज थी वो सिर्फ 40 किलोमीटर की थी, लेकिन अब नई तकनीकी के साथ या नई टेक्नोलॉजी के साथ जो गाइडेड पिनाका है वो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक भी कर सकता है, जहां पर अब इसकी रेंज 90 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। यानी ये दुश्मन के बिना पास गए ही उसको भारी नुकसान पहुंचा सकता है सेफ डिस्टेंस से ही। और इससे भारत को मिली है डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हमला करने की क्षमता। अब भविष्य की योजना की बात करें तो भारत सिर्फ 7-8 रेजिमेंट तक नहीं रुकने वाला है, बल्कि भारत का टारगेट कुछ और है। भारत अगले साल तक कुल 10 पिनाका की जो रेजिमेंट है वो डिप्लॉय करेगा और अगर हम लंबी योजना की बात करें तो सेना टोटल 22 जो पिनाका रेजिमेंट है उसको तैनात करने की योजना का क्रियान्वयन कर रही है, उस पर काम कर रही है और आने वाले समय में भारत की जो आर्टिलरी ताकत है वो कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। इस प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी 2580 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, जिनमें भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसको हम BEML के नाम से जानते हैं, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड हो गया, लार्सन एंड टुब्रो हो गया, इनको क्रमशः ये कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। मतलब सिर्फ सैन्य ताकत को ही भारत नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि मेक इन इंडिया और डिफेंस इंडस्ट्री को भी भारत के तरफ से मजबूत किया जा रहा है। अब गलवान के बाद ये फैसला काफी महत्वपूर्ण माना गया था, क्योंकि 2020 में जब गलवान वैली क्लैश हुआ था तो उस समय भारत ने अपनी रणनीति को पूरी तरीके से बदल दिया था और भारत ने डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव पोस्चर लिया था और फोकस बढ़ाया था अपनी जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया है उसको तेज करने में, लंबी दूरी की मारक क्षमता को बढ़ाने में और हैवी आर्टिलरी के डिप्लॉयमेंट में, और ये सब उसी रणनीति का एक हिस्सा है। पिनाका बेसिकली बात करें तो पिनाका भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि पिनाका का 120 किलोमीटर मारक क्षमता वाला वेरिएंट, 200 किलोमीटर मारक क्षमता वाला वेरिएंट या कुछ रिपोर्ट तो यहाँ तक क्लेम करती हैं कि भारत 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता इससे प्राप्त कर सकता है। खैर वो तो बात की बात है, लेकिन इतना तो हमें पता है कि पिनाका सिर्फ एक रॉकेट सिस्टम नहीं है, बल्कि भारत की नई आर्टिलरी पावर का एक प्रतीक है, जो कि तेज है, सटीक है और बहुत ज्यादा घातक है। और आने वाले भविष्य में ये सिस्टम भारत की सीमाओं को कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाने वाला है। और आप इमेजिन करिए 22 पिनाका रेजिमेंट जब एक साथ गरजेंगी तो फिर उनका सामना कौन कर पाएगा, उनके सामने कौन टिक पाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या पिनाका वाकई भारत की जो आर्टिलरी कैपेबिलिटी है उसको एक नया रूप दे रहा है? आप अपनी राय जरूर दें और इस प्रकार के डिफेंस अपडेट से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं कि ये दमदार अपडेट्स आपको अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।